डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है कैटालिसिस, उसके भी सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। कैटालिसिस के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो किया था वो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट को किया था, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये सब किए थे हमने, है ना, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। आज हम थियरीज ऑफ कैटालिसिस देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियरीज ऑफ कैटालिसिस? तो थियरीज ऑफ कैटालिसिस का मतलब है कि कैटालिसिस होता कैसे है, हाउ दिस परफॉर्म, हाउ दिस प्रोसीड। तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जिसके ऊपर हमको फोकस करना है। पहला है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी, क्योंकि दो तरह का आपको हमने कैटालिसिस बताया था, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस, और दूसरा है एडजॉर्प्शन थियरी। तो कीप इन माइंड, अगर आपको होमोजीनियस कैटालिसिस को बताना है तो उसको समझाने के लिए आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी लेना पड़ेगा, और हेट्रोजीनियस को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको एडजॉर्प्शन थियरी लेना पड़ेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट दोनों का अगर फिजिकल स्टेट सेम होता है, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, तो होमोजीनियस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो होमोजीनियस। लेकिन अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम नहीं होता है, एक सॉलिड एक गैस, एक लिक्विड एक गैस, तो डेट इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो अगर आपको होमोजीनियस को एक्सप्लेन करना है तो आप इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी लेंगे, और अगर आपको हेट्रोजीनियस को एक्सप्लेन करना है तो आप एडजॉर्प्शन थ्योरी लेंगे। और ये थ्योरी क्या बताएगी आपको? ये थ्योरी बताएगी आपको कि हाउ कैटालिसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैसे ये पूरा होता है। चलो एक एक हम देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं एक्सप्लेन होमोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी या कैटालिसिस, कौन सा? इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। देखिए इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या है, फिर इसको हम थ्योरी को भी अच्छी तरह से डिटेल में देख लेंगे। तो पहले आप समझने की कोशिश करिए, ये एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी, और एक कैटलिस्ट है के, और ये प्रोडक्ट है आपका। तो एक रिएक्टेंट ने पहले कैटलिस्ट के साथ मिलके और एक इंटरमीडिएट बना लिया है स्लोली, विच इज कॉल्ड AK। नाउ अभी एक्टिवेट हो गया। दिस AK फास्ट क्विकली जो है वो बी से क्लब करेगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? और इसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती है, जैसे ये रिएक्शन दो स्टेप में, और पहले ए ने के से क्लब किया और फिर AK ने दूसरे रिएक्टेंट से क्लब किया, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो इसमें जो स्लो स्टेप होती है उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं, क्योंकि उस रिएक्शन की रेट इसी स्टेप से निकाली जाती है। और यहां पर जो आपका AK है, दिस AK इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, एक करके देखते हैं। देखिए SO2 है, O2 है और कैटलिस्ट है। तो आपने क्या देखा, पहले स्टेप में एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से मिलता है और ट्वाइस NO2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बहुत एक्टिव हो गया, ये क्विकली रिएक्ट करेगा SO2 के साथ में, आपको SO3 में इसको कन्वर्ट कर देगा। एंड आफ्टर द कंप्लीशन, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद में कैटलिस्ट रिमेन एज सच। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। लेकिन अगर एग्जाम में आपको रिटर्न वर्क करना है तो देखिए कैसे स्टेप्स में होगी। मैं हमेशा कहता हूं स्टेप्स में देखिए, पहला स्टेप क्या, द कैटलिस्ट कंबाइंड विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, टू गिव एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। देखिए यहाँ डायग्राम के साथ भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखिए, ये सबसे पहले आपका A है और B से रिएक्ट करके AB, और ये आपका कैटलिस्ट है। लेकिन हमने क्या बताया था, पहले पॉइंट को देखिए, आपको फर्स्ट पॉइंट पे फोकस होना पड़ेगा। वो बोल रहा है द कैटलिस्ट कंबाइंड विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये A क्लब विथ K, एक रिएक्टेंट हो गया इसके साथ में, तो इंटरमीडिएट यहां पर बन गया है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको यहां पर बताया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट, कि कैसे इंटरमीडिएट बन गया, बना के ही बता दिया। सेकेंड पॉइंट, this formation of intermediate compound reaction very slow and consume less energy।
ये जो आपका सेकंड स्टेप था, ये जो फर्स्ट स्टेप था आपका जिसमें कैटलिस्ट रिएक्शन से मिला है, बहुत इंटरमीडिएट बनाया, क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट था, दिस इज इंटरमीडिएट। ये बहुत स्लो प्रोसेस था और बहुत कम एनर्जी के ऊपर हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट होता है, स्लो होता है लेकिन इजीली हो जाता है, एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। नाउ इंटरमीडिएट कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, इंटरमीडिएट इज ऑलवेज अनस्टेबल। अब वो दूसरे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, जैसे ए के ने बी से रिएक्ट किया तो ए भी बन जाएगा और कैटलिस्ट जो है वो ऐसे के ऐसे रहेगा। तो ये थियरी आप डायग्राम से भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, द कैटलिस्ट कंबाइन विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट टू गिव एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, द कैटलिस्ट combine with one of the reactant and gives intermediate slowly and this is less stable. Clear? Now intermediate which is less stable, जो बहुत कम stable है, जो दूसरा जो रिएक्टेंट है उससे रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा, और रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट रिमेन एज सच, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड थियरी है। अब हम हेट्रोलिसिस कैटलिसिस को देखते हैं, और हेट्रोलिसिस कैटलिसिस को समझाने के लिए यहाँ पर जो थियरी है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन थियरी। ओके, ये किसको समझाने के लिए? हेटेरोजीनियस कैटलिसिस को। देखो क्या होता है हेटेरोजीनियस कैटलिसिस के लिए, तो ध्यान से देखिए आप, ये आपके कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट पे हमेशा सरफेस पे फ्री वैलेंसी होती है, ऑलराइट, तभी तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, मतलब फ्री होते हैं, यहाँ इनकी वैलेंसी फ्री है। अब एक ये ए और बी रिएक्टेंट है, तो क्या होगा, ये ए और बी के साथ में अपना सरफेस पे इनको एड्सॉर्ब कर लेंगे। देखिए एड्सॉर्ब हो गया, ए को भी कर लिया बी को भी। जब ये एड्सॉर्ब करेंगे तो आपको मालूम है एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, आपको मालूम है एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करना चालू करेंगे। तो यहां देखिए ए बी ने आपस में रिएक्शन किया, ये चालू हो गया, ए बी ने रिएक्शन किया, एंड फाइनली ए बी अलग हो गया और कैटलिस्ट ऐसा के ऐसा वापस हमको मिल गया। तो यहां जो कैटलिस्ट की सरफेस ने थी, इसने प्लेटफॉर्म दिया, ऑलराइट, इसने प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म के कारण ये कम एनर्जी पर ही आपस में इन्होंने रिएक्शन कर लिया। इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। सबसे पहले ए और बी रिएक्टेंट थे, वो कैटलिस्ट के बाहर जो फ्री वैलेंसी थी उससे एसोसिएट हो गए। अब ये एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बहुत एनर्जी निकली, उस एनर्जी के कारण ए और बी ने अपने अंदर रिएक्शन किया, ए बी बन गया यहाँ पर, एंड फाइनली जब ये ए बी बनना चालू हुआ तो ये भी अलग हो जाएगा, डिजॉर्प्शन, और आपको प्रोडक्ट ऐसा कैसा मिल जाएगा। इस थियरी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन थियरी। पर ये भी आपको हम रिटर्न में बता देते हैं, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट एट एडजेसेंट पॉइंट। देखिए एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले पॉइंट, ए और बी ने पास पास वाले पॉइंट पे एडजॉर्ब हो गए। एज एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेफिनेटली एनर्जी निकल रही है, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो मिल रही है निकल रही है, provide the necessary activation energy to react with a required for the chemical reaction। तो ये एक्सोथर्मिक था तो उससे एनर्जी निकली, उससे ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। The adsorbed reactant molecule are tied on the solid surface of the catalyst, the bond between them weak। तो जो ए और बी जो सॉलिड, ये देखिए ये जो ए और बी इसके ऊपर लगे हैं, ये बॉन्ड बहुत वीक है, ये बॉन्ड बहुत वीक है ना। अब वो जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी के कारण द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर ऑन कैटलिस्ट सरफेस टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ए बी बना लिया, अब वहां डिजॉर्प्शन होगा, ए बी बाहर आ जाएगा, रिएक्शन प्रोडक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एट ए डेफिनेट फास्टर रेट, द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रैपिडली लीव द कैटलिस्ट सरफेस। इनको वापस देख लीजिए, मैं बताता हूं। कैटलिस्ट वेरी एक्टिव हैविंग फ्री वैलेंसी, कैटलिस्ट बहुत एक्टिव है और इनके फ्री वैलेंसी होती है, ये एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट को, उनके बीच का बॉन्ड बहुत वीक होता है, बट एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, उसके कारण ये ए और बी क्लब हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं आपस में, फिर ए डिजॉर्प्शन होता है, ए बी प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंड कैटलिस्ट रिमेन एज सच। ये एडजॉर्प्शन थियरी थी। तो दो तरह की थियरी हुई गई, एक जो थियरी थी वो आपके थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, और दूसरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी। आई होप दोनों ही थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी।
एग्जाम में ये पूछा जाता है। व्हाट इज थियरीज ऑफ कैटालिसिस, कोई भी एक थियरी पूछ सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड के लिए या फिर होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए, और एडजॉर्प्शन थियरी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए। एक बार वापस रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कैटालिसिस कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थियरी है, वन इज इंटरमीडिएट, अनदर इज एडजॉर्प्शन थियरी। इंटरमीडिएट क्या होता है थियरी, इस थियरी के अंदर जो कैटलिस्ट है आपका, उससे कोई एक रिएक्टेंट क्लब हो जाता है, तो स्लोली वो एक इंटरमीडिएट बना लेता है। इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल, फिर वो दूसरे रिएक्टेंट से क्लब होता है और फिर प्रोडक्ट बन जाता है और कैटलिस्ट रिमेन एज सच। तो जो पहला स्टेप है वो स्लो है, तो कोई भी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जो स्लो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, एक एग्जांपल और करके हमने बताया था कि SO2 एंड O2 दो रिएक्टेंट है, एनो कैटलिस्ट है, तो प्रोडक्ट बन गया। एनो कैटलिस्ट ने पहले एक रिएक्टेंट O2 के साथ मिलके इंटरमीडिएट बनाया, दिस इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल, इसने फिर SO2 से मिला, सल्फाइड मिल गया और कैटलिस्ट बन गया। इसकी थियरी भी हमने लिख दी थी, और थियरी को न केवल लिखा बल्कि इसके डायग्राम के साथ समझाया कि वन ऑफ द रिएक्टेंट क्लब विथ कैटलिस्ट गिव्स स्लोली एंड गिव्स इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट जो होता है ये बहुत वीक होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, जल्दी से किसी दूसरे रिएक्टेंट से जो पड़ा हुआ है रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है, और कैटलिस्ट ऐसे कैसे रह जाता है। क्लियर, तो ये आपको पॉइंट्स भी नहीं भूलने हैं। द कैटलिस्ट कंबाइन with one of the reactant to give an intermediate compound. The catalyst react with one of the compound to give the intermediate. This formation of intermediate compound reaction is very slow. ये rate determining step है, हमने बताया था आपको। और keep in mind कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, जल्दी से दूसरे कंपाउंड रिएक्ट विद अदर रिएक्टेंट टू गिव द प्रोडक्ट। ये आपका इंटरमीडिएट थियरी थी। अब एडजॉर्प्शन थियरी, तो इसमें हमने बताया आपको कि हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट को समझाने के लिए आपको एडजॉर्प्शन थियरी ये वाली लेनी पड़ेगी। तो ये आपका कैटलिस्ट है, बहुत एक्टिव है, दिस कैटलिस्ट इज, इसकी फ्री वैलेंसी होती है। क्लियर, ये बहुत एक्टिव है, इसकी फ्री वैलेंसी है। क्लियर, ये क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर ए और बी जो रिएक्टेंट है उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूज में लेके ए बी अपने साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड तो वीक होता है, दिस बॉन्ड इज वेरी वीक, और फिर ए बी अलग हो जाता है और हमको जो है वो कैटलिस्ट रिमेन एज सच हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसको भी हमने लिख दिया, द रिएक्टेंट molecule are adsorbed on the surface of catalyst, ठीक है, adjacent पास। एज एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोवाइड द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ए और बी के बीच में केमिकल रिएक्शन के लिए। द एड्सॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत वीकली टाइड विद द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और जैसे ही नया कंपाउंड बनता है वैसे ही कीप इन माइंड डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एट ए डिफाइंड फास्ट रेट, द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रैपिडली लीव द कैटलिस्ट सरफेस। ये सारा आपके दोनों थियरीज थी जिसपे आपको ध्यान देना है। ओके, सो ये जो पूरा लेक्चर था वो थियरीज के ऊपर है, आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को समझने के लिए जो थियरीज है उनके ऊपर है। तो दोनों ही थियरीज पे फोकस करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटालिसिस के लिए ये थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इस थियरीज के थ्रू आप समझ सकते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस को और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को। तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, राइट। फिर इस कैटालिसिस के लास्ट पार्ट पे हम जाएंगे जिसमें जियोलाइट्स और एंजाइम्स दोनों अलग अलग आएंगे। क्लियर, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स।